Everyone, today's topic is art of thinking. Art of thinking is very important. क्यों भाई important है art of thinking? सोचना ही तो है, सोच लेंगे, सोचना कौन सी बड़ी चीज़ है। आर्ट ऑफ थिंकिंग क्या है ये आर्ट ऑफ थिंकिंग? आर्ट ऑफ थिंकिंग के बारे में जो हम बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि थिंकिंग, सबसे पहली बात आई थिंकिंग। क्या हम सोच रहे होते हैं हर समय? क्या हम हर समय सोच रहे होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर कब सोच रहे होते हैं? क्या हमारा दिमाग कभी खाली होता है? दिमाग खाली तो नहीं होता। फिर क्या दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है? कुछ ऐसा तो है कि शायद दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जो लोग ऑनलाइन हैं वो आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें और कुछ डिस्कस करना चाहें। अच्छा लगेगा अगर लोग आते जाएंगे साथ में, तो अच्छा लगता रहेगा। तो आते जाइए और बात करते रहिए बीच बीच में, तो मैं साथ साथ ही जवाब देता चलूँगा। तो सब लोग मुझे वैसे जानने लग गए हैं, तो काफ़ी दिन हो गए। संजय खरे, फाउंडर सनशाइन एजुकेशन। और सबसे बड़ी चीज़ एक अच्छी जो हमने शुरू की है वो है आर्ट ऑफ थिंकिंग। आर्ट ऑफ थिंकिंग एक कंसेप्ट है, एक आर्ट ऑफ थिंकिंग एक मिशन है, जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ें और काफ़ी तरह के लोग जुड़ें। उसमें सीनियर लोग बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं जो जुड़ सकते हैं। हमने एक अलग से उसके लिए वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम अलग से कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग के लिए। क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो ज़रूरत देखी गई है कि सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत है थिंकिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने की, लोगों की थिंकिंग को सुधारने की, कि कैसे सोचने का तरीका बदला जाए। क्योंकि सोच ही है जो हमें कहीं आगे लेकर के जाती है। तो कैसे सोच के तरीके को बदला जाएगा, इसके लिए हम एक मिशन शुरू किया है हमने, जिसका नाम रखा है आर्ट ऑफ थिंकिंग। और आर्ट ऑफ थिंकिंग हमने वेबसाइट भी बनाने जा रहे हैं, जिसकी अभी आधी बनी हुई है, बन रही है। और हमने फेसबुक पेज बनाया है जहाँ पर लोग आ करके कमेंट भी कर सकते हैं। हमने एक किताब भी लिखी है, प्लस हम कुछ कोर्सेज शुरू करने वाले हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग से रिलेटेड, जहाँ पे लोग आ करके सोचेंगे और आर्ट ऑफ थिंकिंग के बारे में कोई भी जुड़ सकता है। और ये कोर्सेज बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होंगे, इसमें कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं है। और कोई भी आकर जुड़ सकता है, एज ए टीचर जुड़ सकता है, एज ए मेंटर जुड़ सकता है, एज ए ऑथर जुड़ सकता है। कुछ भी आपको जो कंसेप्ट अच्छे हैं, जो आपके वीडियो जो आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की चीज़ों को आप जो भी आप सोचते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, कि थिंकिंग पैटर्न में क्या चेंज होने चाहिए, लोगों को सोचने का तरीका कैसा रखना चाहिए। एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड एंड एवरीवन इज़ वेलकम हियर। तो हर कोई आकर के अपने वीडियो भी छोटे छोटे जो भी हों वो अपलोड कर सकता है। और किताब भी, अगर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ लिखा है, कुछ भी अगर आपके कोई कंसेप्चुअल नॉलेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, हम बात करेंगे आर्ट ऑफ थिंकिंग की, जिसमें मैं चाहता हूँ सामूहिक रूप से, चाहे हाउस वाइफ्स हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, दोज एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे ऑल आर वेलकम एंड दे कम एंड वी कैन हैव दिस क्रिएटिव वर्क साइमल्टेनियसली एंड विथ कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। तो अब बात आई कि व्हाट इज आर्ट ऑफ थिंकिंग, क्या है थिंकिंग। मैं जो भी कह रहा था, क्या हमें कभी हम खाली होते हैं? क्या हमारा दिमाग कभी खाली होता है या हम सोचते रहते हैं? तो आपको बता दूं, अगर आप ये सोचें, आप खुद भी सोच के देखिएगा कि अगर आप ये डिसाइड करें कि देखो भाई हमें आज तो कुछ सोचना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू थिंक नाउ फॉर 5 मिनट एनीथिंग, तो आप यही सोचने लग जाओगे कि मुझे कुछ नहीं सोचना है। आपका दिमाग कभी नहीं खाली होने वाला, वो यही सोचने लगेगा कि मुझे कुछ नहीं सोचना है अगले 5 मिनट तक। तो मतलब क्या हुआ? आपका दिमाग तो यही सोचने लग गया जबकि मुझे कुछ नहीं सोचना है। मतलब ये हुआ कि दिमाग तो कभी खाली नहीं है। तो जब दिमाग कभी खाली नहीं है तो ये हमेशा सोचता रहता है क्या? जी हाँ, ये तो सोचता ही रहता है। तो क्या सोचता रहता है? हम इसको क्या फीड दे रहे हैं? जो हम इसको खिलाएंगे वही तो सोचेगा ना। हम जो चीज़ डालेंगे, जिस चीज़ का हम पौधा डालेंगे, जो चीज़ हम उसमें डालेंगे बीज में, तब वही तो बीज होगा ना। पौधा किस चीज़ का होगा? जिस चीज़ का बीज होगा। तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग पैटर्न पे ही पूरा का पूरा खेल होने वाला है। थिंकिंग मेनली 2 तरीके की है। एक होगी हमारी वर्टिकल थिंकिंग और दूसरी थिंकिंग होती है लेटरल थिंकिंग। तो वर्टिकल थिंकिंग क्या है? वर्टिकल थिंकिंग वो थिंकिंग हुई जिसमें हम बस सोचते रहते हैं नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल तरीके से ग्रोथ का तरीका होता है कि ठीक है, हम कोई भी काम को करने के लिए जो सेट पैटर्न है, जो सेट प्रोटोकॉल्स हैं, बस उसी के बेस पर हम काम करते चले जाते हैं और हम उसे कहते हैं नॉर्मल थिंकिंग, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल थिंकिंग। जो
10th किया बच्चे ने, 12th किया, उसके बाद उसको IAS बनना है या PCS बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। नॉर्मल तरीके से जो लाइफ स्टाइल है, अगर कोई कंपनी है तो उसको कैसे काम करना है, और उनके एक सेट प्रोटोकॉल होते हैं जिस हिसाब से ही हम काम करते चले जाते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका भी अपना एक काम है कि भाई उसको तो यही करना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको तो यही करना है। तो आर्ट ऑफ थिंकिंग में हम जो बात करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आर्ट ऑफ थिंकिंग में हम जो वर्टिकल थिंकिंग है वो तो है ही, 90% जो लोग चल रहे हैं वर्टिकल थिंकिंग पे चल रहे हैं, तो फिर ये दूसरी थिंकिंग क्या है, ये लेटरल थिंकिंग क्या है, व्हाट इज़ दिस लेटरल थिंकिंग। तो अब जैसे कोरोना को लेकर के लोग परेशान हैं, तो बैठे हैं घर में, सोचते टाइम नहीं कट रहा, कोई कह रहा है मैं क्या करूं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बाहर घूमने चला जाता हूं, ज़बरदस्ती घूमने चले जा रहे हैं, जबकि पता है कि कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है, हमें नहीं जाना चाहिए बाहर। परेशान कौन से लोग हो रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरिजेंटल, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे वर्टिकल थिंकिंग पे ही काम कर रहे हैं। भैया अगर आप खाली बैठे हो तो आप टाइम का यूटिलाइज करिए और आप अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव करिए, थोड़ा सा क्या करिए, लेटरल थिंकिंग को यूज करिए। लेटरल थिंकिंग क्या कहेगी, किसी भी चीज़ के लिए ऑप्शंस देती है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग का काम क्या हुआ, ऑलवेज फॉर वन थिंग देयर इज ऑलवेज वन अल्टरनेट। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने की जगह हम अल्टरनेट थिंकिंग को या लेटरल थिंकिंग को यूज़ करेंगे, और फिर हम सोचेंगे ओके मेरे पास ये नॉलेज है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा जानता हूँ, क्यों ना मैं इस बारे में कुछ लिख डालूँ। अब जैसे जेल में बंद थे कुछ बड़े बड़े हमारे महारथी जो पुराने ज़माने में थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटरल थिंकिंग का यूज किया और जेल के समय पर उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली और बहुत सारे उस तरह की ज्ञान की चीज़ों को लिख डाला जो आज भी हम पढ़ते हैं और जीवन भर हमारे काम आती हैं। तो लेटरल थिंकिंग क्या है, हम इन टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं किसी अन्य तरीके से भी। हम कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं जो हमें जीवन भर के लिए, पीढ़ियों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अब लेटरल थिंकिंग क्या हुई, लेटरल थिंकिंग और नॉर्मल जो हम जिसे वर्टिकल थिंकिंग कहते हैं, हम कोई भी काम जो करते हैं नॉर्मल तरीके से करते हैं उसको तो वर्टिकल थिंकिंग ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि वर्टिकल थिंकिंग के एक सेट ऑफ पैटर्न बनाए जाते हैं जिससे कि लोगों को रूल फॉलो करने में दिक्कत ना हो और वो आसानी से कोई भी ज़िंदगी का तरीका जीते चले जाए। तो सेट ऑफ रूल्स जो बनाए जाते हैं वो तो ज़रूरी है वर्टिकल थिंकिंग के लिए, क्योंकि वर्टिकल थिंकिंग नॉर्मली हर आदमी प्रोसेस में चल रहा है कि उसको ये करना है, ये करना है, एक स्टेप बाई स्टेप सारा का सारा चीज़ें दी हुई हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग जो है वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ। तो फिर ये लेटरल थिंकिंग क्या है, कि क्या नई चीज़ आ गई लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग एक वो कंसेप्ट है जहाँ पे डिसरप्शंस होते हैं चीज़ों पे, जहाँ पे हम एक अल्टरनेट तरीके से निकाल करके लाते हैं कोई चीज़ को कि चलो इस चीज़ को नया लेकर के आते हैं। अगर मैं बात करूँ लेटरल थिंकिंग की, अगर आप ओयो देखिए, ओयो रूम्स का जो कंसेप्ट चला है, व्हाट इज़ दैट, दैट इज डिसरप्टिव थिंकिंग। उसे लेटरल थिंकिंग के हिसाब से ही उसने एक नया कंसेप्ट शुरू किया और पूरी होटल इंडस्ट्री को, जो छोटे छोटे होटल थे उनको उसने एक चेन में बना करके लेटरल थिंकिंग का यूज कर दिया। अब लेटरल थिंकिंग के कुछ और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा जो बहुत काम के हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े हो सकते हैं। लेटरल थिंकिंग का एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लेते हैं एक कोई आदमी सेल देख रहे हैं, किसी टूथपेस्ट की सेल की बात चल रही है। टूथपेस्ट कंपनी जो टूथपेस्ट बनाती है उसको तो ये है कि भाई मेरी सेल बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए, मार्केटिंग टीम की जिम्मेदारी है कि सेल्स बढ़ाएं। अब सेल तो नहीं हो रही, वही हो रही है, अगर 10 करोड़ हो रही थी महीने की तो 10 करोड़ की हो रही है, उतना ही माल बिक पा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या करें, तो क्या करें, सेल को कैसे बढ़ाया जाए। नंबर ऑफ जो कार्टन बिकने वाले हैं या जो टूथपेस्ट बिकने वाले हैं वो तो उतने ही हो रहे हैं, थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो क्या किया जाए, तो उसके लिए एक इंटर्न था, एक कंपनी की बात मैं नाम तो नहीं लूँगा कंपनी का, बट ये केस स्टडी है। तो एक इंटर्न लड़का था, सीनियर लोग परेशान है, सेल नहीं बढ़ रही, कैसे करें, प्रोडक्शन तो यूज नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। तो उसने क्या किया, उसने कहा टूथपेस्ट का जो आगे का हमारा जहाँ से पेस्ट निकलता है ना, जो छेद होता है, जो होल होता है जहाँ से पेस्ट निकलता है, उसका डायमीटर को अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो पेस्ट ज़्यादा निकलने लग जाएगा, तो ज़्यादा खपत हो जाएगी। यानी लोग उतना ही माल खरीदने वाले हैं, नंबर ऑफ़ लोग जो खरीदार हैं वो उतने ही हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा यूज हो सकती है तो सेल बढ़ जाएगी। और इस तरह से उन्होंने करीब 25% अपनी सेल को बढ़ा लिया। उसमें क्या किया उन्होंने खाली जो डायमीटर था उस छेद का वो थोड़ा बढ़ा दिया साइज़ में, तो क्या हुआ, टूथपेस्ट ज़्यादा निकलने लग गया।
सो व्हाट वाज दैट वाज लेटरल थिंकिंग। एक्चुअली लेटरल थिंकिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, लेटरल थिंकिंग को यूज़ करके सेल इंक्रीज कर लिया। तो अब बात आई कि लेटरल थिंकिंग बायोलॉजी के लिए या फिजिक्स के लिए या साइंस पढ़ाई के लिए, मेडिकल में जाने के लिए वहाँ भी ज़रूरी है। लेटरल थिंकिंग तो हर जगह ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप 10th स्टैंडर्ड से हो तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं नॉर्मल पढ़ाई करूँगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तब तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, आसान तो नहीं है। और अगर मैं बायोलॉजी की तैयारी भी करने वाला हूँ और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी करने वाला हूँ और मुझे अभी से ही 10th 9th स्टैंडर्ड से मेडिकल के लिए पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो हाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा। लाइव क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जैसे हमारे सनसाइन की, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं आप 9th से ही वो ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या होता है, एक वर्टिकल थिंकिंग वाला बच्चा होगा या गार्जियन होगा, वो सिंपली सोचता है कि भैया ठीक है अभी 9th कर रहा है बच्चा, अभी क्या अभी तो छोटा है, 10th कर रहा है अभी तो छोटा है, करने दो उसको, पढ़ने दो, या कहीं कोचिंग में भेज दिया चलो पढ़ के आ गया। और एक लेटरल थिंकिंग वाला आदमी होगा, वो क्या करेगा, लेटरल थिंकिंग वाला आदमी सोचेगा भैया मुझे तो अभी से इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये जो 16 लाख लड़के लगभग बैठेंगे नीट के एग्जाम में, जब ये मेरा बच्चा जाएगा कंपटीशन में, उस समय ये कैसे उन 16 लाख को कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि ये लाखों में हज़ारों लड़के तो ऐसे बैठे होंगे जो बहुत ज़्यादा कोचिंग पढ़ के आए होंगे, बड़ी तैयारी करके आए होंगे। तो वहाँ पर जो लेटरल थिंकिंग का यूज़ करेंगे, लेटरल थिंकिंग का यूज़ करने वाले गार्जियन, वो क्या करेंगे, वो तुरंत ही बच्चा ठीक है बाहर नहीं जाना कोचिंग के लिए, बहुत दूर नहीं जाना, नए शहरों में नहीं जाना, तो वो क्या करेंगे, जैसे सनसाइन एजुकेशन हमारा खुद का, हमारे सनसाइन एजुकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए या वेबसाइट में जाइए sunshine.education.org में, वहाँ पे लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। बच्चा घर बैठ के लाइव क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ सकता है, बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है और बैठ करके अपने चैप्टर्स कैसे तैयार किए वो भी पढ़ सकता है। तो लेटरल थिंकिंग का आदमी क्या करेगा, लेटरल थिंकिंग का आदमी यूज करेगा उन कोर्सेज को और वो धीरे धीरे करके तैयारी करता चला जाएगा और वो डॉक्टर बनता चला जाएगा। हम बात कर रहे थे कि लेटरल थिंकिंग क्या होती है। लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट देखा जाए कि ये कैसे हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने की जगह करियर के बारे में भी हमें अल्टरनेटिवली सोचना पड़ेगा कि क्या और भी कोई कोर्सेज अवेलेबल है जो कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है जो हो सकता है कि जो ज़रूरत हो अभी की अभी और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हों। तो कहीं भी किसी भी चीज़ में लेटरल थिंकिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है उसकी ज़रूरत होती है। और जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे जाते हो तभी आप ग्रोथ के बारे में सोच पाते हो, क्योंकि जो एब्रप्टिव थिंकिंग होती है, जो लेटरल थिंकिंग होती है, उसी के द्वारा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप देखो नॉर्मल एवरेज सैलरी, जनरली एवरेज सैलरी लोगों को सालाना 5 से 7-8 लाख रुपए तक मिला करती है इंडिया में मोस्टली लोगों को। अब 5 लाख रुपए क्या है, अगर आप सोचो 5 लाख रुपए अगर मान लेते हैं कि 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो लगभग कितना 70 लाख रुपए अगर केवल जमा कर दिया जाए, 70 लाख रुपीज़ को एफडी कर दीजिए और 8% इंटरेस्ट मिल रहा हो उसका एफडी का, तो लगभग 70 लाख रुपीज़ का 8% में 5,60,000 हुआ। तो केवल 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट के बराबर आदमी को एवरेज आमदनी मिल रही है। मतलब एक आदमी साल भर मेहनत करे, रोज़ दफ्तर जा रहा है, भागता चला जा रहा है, काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और नॉर्मली वो देखेगा कि उसकी वैल्यू क्या है सालों साल की, केवल इंटरेस्ट ऑफ दैट 70 लाख रुपीज़, उसी के बराबर उसके टाइम की वैल्यू हो रही है क्या। लेटरल थिंकिंग का यूज़ करके उस आदमी ने सोचा, एक बार उसने कुछ भी कोशिश करके अगर मान लेते हैं 70-80 लाख रुपए कमा करके उसने जुगाड़ किया और उसको एफडी कर दिया। नाउ ही इज़ फ्री, he is having sufficient time, he can do whatever he want because he has utilized his lateral thinking brain कि भाई मैं तो, मेरे टाइम का वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि मैं काम आदमी करता चला जा रहा है, काम करता चला जा रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, ओनली इंटरेस्ट ऑफ दैट 60-70 लाख रुपीज़, दैट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ एवर्सन। तो उसको लेटरल थिंकिंग को यूज़ करके अपनी वैल्यू को बनानी पड़ेगी। अब मैं दूसरा एक और लाइव एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, व्हाट इज लेटरल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग वो है जो नॉर्मली हम हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई ये काम इस तरीके से ही होता है, ये जाइए और इस तरह से चलते चले जाइए। वर्टिकल थिंकिंग तो नॉर्मल सी हुई। अब लेटरल थिंकिंग का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम सोचें क्या होगा लेटरल थिंकिंग का एक और एग्जाम्पल। अब किसी डॉक्टर के पास गए इलाज कराने के लिए, अभी क्या हुआ, एक केस था,
सिंपल सा एक केस मैं बात करूँगा, एक डॉक्टर का रियल केस है जो पता है, सबको पता होगा। उस केस में काफ़ी फेमस हुआ था ये केस भी। एक बच्ची थी छोटी सी, उसके यहाँ पे नीचे गर्दन में कुछ गांठ सी हुई थी और वो सर्जरी की ज़रूरत थी। तो वो जब गए, बहुत सारे डॉक्टर्स को, बड़े बड़े सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इसकी तो जीभ टंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये निकलेगा तो जीभ भी निकालनी पड़ेगी। और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया उन लोगों ने, इंडिया में, बाहर, अब्रॉड, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। सब ने कहा जीभ निकालनी पड़ेगी, देयर इज़ नो चॉइस। अब एक डॉक्टर के पास गए, बड़े फेमस डॉक्टर थे वो भी। उनके पास गए बहुत सारी फाइलें लेकर के कि डॉक्टर साहब भी बच्चे को ऑपरेशन करना है और ये। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, हो जाएगा। मतलब वो बोले साहब सब लोग तो बोलते हैं जीभ निकालनी पड़ेगी, इसकी टंग बाहर निकालनी पड़ेगी, बच्ची बोल नहीं पाएगी। बोले कौन बोला, कोई ज़रूरत ही नहीं है जीभ निकालने की। क्यों नहीं निकालनी पड़ेगी भाई, क्यों निकालनी पड़ेगी? उन्होंने कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने अपने हिसाब से सोचा, उसने जीभ को उठा के ऊपर वाले तलुए से सिल दिया, नीचे का पूरा ऑपरेशन कर दिया। 10-12 दिन बाद सब जीभ खोल दी, जीभ भी नॉर्मल हो गई, ऑपरेशन भी हो गया। व्हाट वाज ही व्हाट डन बाय हिम? उन्होंने लेटरल थिंकिंग का यूज किया, अल्टरनेटिव तरीके का यूज किया और उस बच्ची को ठीक कर दिया और उसकी जीभ भी नहीं काटनी पड़ी। तो व्हाट इज लेटरल थिंकिंग? लेटरल थिंकिंग इज अ मेजर by which you can always see that what are the alternatives which can be done, what are the things। अब जैसे लोग देखते हैं, तो एक बड़ा क्रेज चला हुआ है कि फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है। भैया फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है ठीक है, बट क्या पढ़ाई करनी है? ऐसी क्या नई चीज़ आप सीखने वाले हो? ऐसी क्या चीज़ है? इंडिया में लोग क्यों आगे, सारी कंपनियां तो इंडिया में दफ्तर खोल रही हैं। क्यों खोल रही हैं? बिकॉज कंजम्पशन कहाँ है? चाइना में भीड़ है, इंडिया में भीड़ है। जहाँ डेवलपिंग कंट्री होंगे वहीं पे तो कंजम्पशन होने वाला है। तो पढ़ाई बाहर जा करके आप कौन सी बड़ी भारी करतूत कर रहे हो? मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गया, मैं ऑक्सफोर्ड भी गया, मैंने वहाँ पर जाके देखा ऐसा क्या होने वाला है। क्या मिलता है बाहर से? हाँ मिलता है नॉलेज। क्या मिलता है? एक सर्किल डेवलप होता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ इस तरह से काम हो सकता है, और फॉरेन के लोगों से भी जान पहचान बढ़ जाती है। बट खाली ट्रेंड की इसलिए कि हम बाहर जा कर के आए हैं, तो उससे तो कोई खास भला होने वाला नहीं है। तो देयर शुड बी ऑलवेज वर्टिकल थिंकिंग एज वेल एज lateral thinking, where we can understand that yes this lateral thinking, this is the alternative for this। सपोज मान लीजिए किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, अब वो 9th क्लास में है या 11th क्लास में है। 11th क्लास के बच्चे को टारगेट किया कि यस आई वांट टू बिकम डॉक्टर। तो एक बच्चा क्या करेगा? अब देखिए मैं बहुत लाइव और रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरा अपने खुद का एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल है। कोई बच्चा है वो 10 कोचिंग पढ़ने जाएगा, कोई बच्चा है वो पता नहीं कितनी सारी किताबें खरीद के ले आएगा, फिर वो पढ़ाई करना शुरू करेगा। टाइम उतना ही है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, घर में बैठ के पढ़ना है, 10 किताबें भी पढ़नी है। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्हाट टू रीड। सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाए, भले ही 15 दिन बर्बाद कर दीजिए आप ये ढूंढने में कि पढ़ना क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किससे पढ़ा जाए। 10 किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता है, आपके पास उतना ही टाइम है जितना आप पढ़ सकते हो। तो जो लेटरल थिंकिंग का यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? वो लोग लिमिटेड बुक्स जो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है हमारे कोर्स बुक ये है NCERT की, ये उठा ली। इसके बाद उन्होंने देखा कि ठीक है भाई हमें कुछ रेफरेंस बुक्स चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एग्जामिनेशन के पेपर्स ला करके रख लिए। इसके बाद उन्होंने थोड़ी सी कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें जो लगती हैं वो ले ली, और बस एक चैप्टर को पढ़ा और हर किताब से पढ़ते करते चले गए। इसके बाद उन्होंने कोई एक अपने को जज करने के लिए एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कोई या कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। जैसे सनसाइन का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, बच्चे वो बुक में सब कुछ मिल जाएगा, आपको 10 किताब खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसमें सारी चीज़ें पढ़ ली बच्चे ने। इसके बाद उसने टेस्ट देने बैठे, उसी चैप्टर का उसने टेस्ट दिया। टेस्ट दे करके अपनी कमियां ढूंढी कि भाई ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं, उस पर सॉल्यूशन भी मिलेंगे उस टेस्ट के साथ में। उसको वो देखेगा अरे मुझे तो ये नहीं आ रहा, अगेन ही विल प्रिपेयर फॉर दैट चैप्टर। फिर दोबारा से टेस्ट देगा, नए सवाल आएंगे, फिर देखेगा फिर कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, वो इम्प्रूव करता चला जाएगा। और दूसरा होगा धक्के खाता, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, 10 कोचिंग, ये वो 10 किताबें। तो अल्टरनेट थिंकिंग का यूज़ करने के साथ जिसने भी लेटरल थिंकिंग का यूज़ किया और टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया, कोई बच्चा फिर सिलेक्ट हो जाता है, और दूसरे बच्चे जो भागम भाग करते रह जाते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम देखते नहीं हैं कि हमें अल्टरनेट थिंकिंग का यूज कैसे करना है। तो लेटरल थिंकिंग जो होती है ना, वो क्या होती है, कोई चीज़ जैसे देखिए सीधे सीधे खड़ी खड़ी होगी और एक चीज़ ऐसे जाएगी लेटरल थिंकिंग में, तो क्या होगा, लेटरल थिंकिंग से सरफेस एरिया बढ़ता है ब्रेन का। और जैसे जैसे आप ब्रेन का सरफेस एरिया, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो ब्रेन समझते हैं वो समझेंगे, गहराई सल्काई का जितना बड़ा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, जो ब्रेन के हिस्से होते हैं गहराई सल्काई का जो एरिया बढ़ता चला जाता है, उतनी ही आपकी थिंकिंग बढ़ती चली जाती है, और उसी थिंकिंग पैटर्न के बेस पर आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट होती चली जाती है।
तो हमें हर चीज़ में ना सिंपल सा नहीं कि बस ठीक है मेडिकल की तैयारी करना है, कोचिंग ज्वाइन कर लिया। अब कोचिंग ज्वाइन तो कर लिया, तो क्या कोचिंग ज्वाइन करने से कोई डॉक्टर बन पाएगा क्या? जी नहीं। उसको क्या करना है? उसको करना ये है कि वो कैसे 180 सवाल जो आने वाले हैं एग्जाम में, 180 क्वेश्चंस, उनको कैसे सही करे। उसके लिए वो क्या करेगा? लेटरल थिंकिंग का यूज़ करेगा कि फिजिक्स में मुझे ये चैप्टर के सवाल नहीं आते, उस चैप्टर को पढ़ाई करेगा। तो उसको अपने लेटरल थिंकिंग का यूज़ करके ही वो पढ़ाई करके आगे जा सकता है। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि कोई भी आदमी जो भी हो वो यूटिलाइज करे किसी भी जगह लाइफ में। अगर हमें किसी शहर में भी जाना है, नई जगह सेट होना है, यूएस में जाना है, कहीं भी जाना है, यूरोप में जाना है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्यों जा रहे हैं, वहाँ हमें क्या मिलने वाला है, क्या एडिशनल बेनिफिट होने वाले हैं, क्या स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें कि क्यों हम वहाँ जा रहे हैं, किस काम को हम क्यों कर रहे हैं। किसी कॉलेज में हम गए, हमने क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ये थोड़ी कि बस भैया गए थे इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, दादा गए थे मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया। तो व्हाट बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट बाय दैट कॉलेज और बाय दैट सिटी और बाय दैट कोर्स और बाय दैट करियर मेकिंग थिंग। ये थोड़ी कि मैंने सीएस कर लिया इसलिए कि भैया ने सीएस किया था, मैंने डॉक्टर बन गया क्योंकि मुझे भाई डॉक्टर बनने के लिए कहा था। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हमें अपना पैशन देखना पड़ेगा, हमको लेटरल थिंकिंग का यूज़ करके उस पैशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने करियर में, तब जा कर के हम कहीं ब्रेन का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम लेटरल थिंकिंग का यूज़ करना सीखेंगे वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको एक डॉक्टर वाला, मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी टूथपेस्ट वाला। वो क्या हो रहा है, नॉर्मल चीज़ों पे ही सिर्फ इनोवेटिव वे ढूंढने पड़ेंगे और हम लेटरल थिंकिंग का यूज़ करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। वाई लेटरल थिंकिंग? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर आप सोचिए आज़ादी के पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, 40,000 अंग्रेज़ थे केवल जो हिंदुस्तान की 30 करोड़ आबादी को, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश मिला करके थी, उसको कंट्रोल करके बैठे थे सिर्फ 40,000 लोग। वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के लोग तो कुछ सोचते ही नहीं थे, अगर चाहते तो हमको तो ऐसे ही मार देते, पत्थर फेंक फेंक के अंबर के साथ चले गए होते। अंग्रेज़ की वह किताब पढ़ रहा था। तो क्यों नहीं हम कर पाए? हम 30 करोड़ लोगों पे 40,000 लोगों ने शासन क्यों कर लिया? क्यों? क्योंकि हमने लेटरल थिंकिंग का यूज नहीं किया था और हम सिर्फ वर्टिकल थिंकिंग के बेस पर ही चल रहे थे। तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। करियर के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, अगर हम किसी कंपनी में बैठे हैं तो हमें देखना पड़ेगा हम सीईओ कैसे बने या हम बोर्ड में कैसे जाएं। अब आप देखिए, अगर सीईओ बनना है किसी को तो क्या करना पड़ेगा। मैं एक सेपरेट सेशन लूँगा हाउ टू बिकम सीईओ, बट यस मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, सीईओ बनने के लिए क्या होती है। आप कितनी भी क्वालिफिकेशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सीईओ के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में 20 या 25 लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं और जिनसे रेफरेंस के बाद ही लोग सीईओ बन पाते हैं। अगर किसी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी में बनना है तो आपको पहले तो जानना पड़ेगा कि वो 20 लोग कौन है और वो आपको किस लेवल पे जानते हैं। दे शुड रिकमेंड, जब उनसे रेफरेंस चेक किया जाएगा तो वो बताएं कि यस ही इज़ अ कैपेबल पर्सन एंड ही कैन डू एवरीथिंग, तब जा कर के आप कहीं सीईओ बन पाते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी होगा कि आप बैठ के बस सीधे रिटायर होकर आप क्या करोगे, जीएम बन के या वीपी बन के चले जाओगे, रिटायर हो जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेटरल थिंकिंग का यूज़ करना पड़ेगा। एंड यू शुड नो यस यू शुड हैव नेटवर्किंग विद ऑल दोज पीपल आल्सो, यू शुड हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, देन ओनली you can be at the top position of any organization. So lateral thinking is very important in this thinking pattern. Not only vertical thinking, people should think about lateral thinking also. And we, as earlier I said that this forum is open to everybody. और कोई भी आकर के लेटरल थिंकिंग से रिलेटेड या कोई भी आर्ट ऑफ थिंकिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस डाल सकता है, कोई भी चीज़ पोस्ट कर सकता है, कोई भी आर्टिकल अगर है तो वो भी देगा, हम पब्लिश कर देंगे उसको। तो ऑल आर वेलकम। और हम आर्ट ऑफ थिंकिंग को एक मिशन बनाना चाहते हैं। संजय खरे का एक सपना है कि आर्ट ऑफ थिंकिंग मिशन बना करके हम बहुत सारे लोगों को जोड़ें और हम चाहें कि लोग थिंकिंग पैटर्न को डिज़ाइन थिंकिंग की तरफ जाएं। अब इवन आप देखिए डिज़ाइन थिंकिंग 9th क्लास का सिलेबस चेंज किया सीबीएसई ने, वहाँ भी एक सब्जेक्ट डाला है डिज़ाइन थिंकिंग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी लग रहा है हमारे यहाँ थिंकिंग पैटर्न की कमी है, इस वजह से उन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग को भी प्रमोट करने की कोशिश की है 9th क्लास से ही। तो दिस वाज ऑल अबाउट थिंकिंग। और हम अक्सर आर्ट ऑफ थिंकिंग को बात करते रहेंगे, कनेक्ट रहिएगा। धीरे धीरे हम अक्सर वीकली तो एटलीस्ट हम थिंकिंग के बारे में बात ज़रूर करेंगे। एंड आई विल सजेस्ट दैट यू पीपल शुड आल्सो start thinking about art of thinking and how to progressively grow further. So thank you very much. Thank you.